प्यारे सभी भाइयों बहनों सभी को नमस्कार। आज तक आप लोगों ने बहुत ही सारी कथाएं कहानियां सुनी होंगी। दोस्तों, आप लोग अपने पढ़ाई लिखाई की ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे, पर एक शब्द आज हम जिस पे बात करते हैं वो है बेरोजगार। जी हाँ मित्रों, बेरोजगार शब्द को सुनते ही शायद मन में एक ऐसी तस्वीर छप जाती होगी जिसमें एक ऐसे मासूम चेहरे जिसमें कि गरीबी से लेकर के तमाम तरह की कठिनाइयों के बावजूद भी एक पढ़ लिख करके एक युवा जब एक आखिरी में नौकरी के वक्त में दर दर की ठोकरें खाने फिरता है, अपनी फाइलें लेकर के यहाँ इस दफ्तर के उस दफ्तर के चक्कर लगाता है साथियों, उसी साथ आप छवि झलक सकती हो। तो उसी पर एक मार्मिक कथा हम आपको बताने जा रहे हैं। समझ सकते हैं कि प्रकार की सजीव जीवंत घटना है। एक गांव के गरीब बच्चे जिसका नाम मोहन है, मोहन के बारे में हम आप लोगों को आज इस कहानी में बताने जा रहे हैं। तो चलिए ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ही आपको एकदम कहानी जीवंत लगेगी और आपके चेहरे पर छप जाएगी दोस्तों कि हकीकत में क्या जो है कि आज के एक बेरोजगार युवा की हकीकत दर्शाती हुई छवि है। चलिए हम देखते हैं। तो मित्रों, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स केमिकल्स कंपनी में सैकड़ों क्षेत्र में फैली हुई एक विशाल फैक्ट्री थी। इसमें कई प्लांट, कई इमारतें थीं। धुआं उगलती चिमनियां और मशीनों का शोर था। आलीशान मुख्य द्वार गेट पर तैनात सुरक्षा प्रहरी थे और प्रवेश द्वार की बाईं तरफ खड़ा विशाल प्रशासनिक भवन था। भाइयों, शाम का समय था। रिसेप्शन हॉल के लड़के लड़कियों की भीड़ जमा है। सबके चेहरे पर व्याकुलता है, कौतूहल छाया हुआ है। सबको शीघ्र ही घोषित होने वाले परिणामों की प्रतीक्षा है। इस फैक्ट्री में 10 इंजीनियरों की आवश्यकता थी, जिसके लिए 3 दिनों से भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इन 10 पदों के लिए पहले दिन 10,000 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे तथा फैक्ट्री के मैनेजमेंट ने लड़के लड़कियों को सड़कों पर बैठाकर के पहले परीक्षा ली थी। उसी दिन शाम को उस परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया था। 10,000 में से 10 अभ्यर्थियों की छंटनी कर ली गई थी। दूसरे दिन प्रशासनिक भवन के कमरों में दूसरी परीक्षा का आयोजन हुआ था, जिसमें से 100 अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया था। और तीसरे दिन आज सुबह से इन बच्चों का साक्षात्कार चल रहा था। फैक्ट्री के 11 उच्च अधिकारियों ने इस कार्य को अंजाम दिया था। शीघ्र ही इस इंटरव्यू का परिणाम घोषित होने वाला था तथा सभी लोग बेसब्री से फाइनल परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे मित्रों। और सबकी नजरें साक्षात्कार कक्ष में द्वार पर टिकी हुई थी। लड़के लड़कियों की इस भीड़ में एक ग्रामीण युवक सबसे अलग थलग एक कुर्सी पर सिकुड़ करके बैठा हुआ था। आप समझ सकते हैं, दुबला पतला लंबा शरीर, साधारण कपड़े, साधारण जूते, सिर पर घुंघराले बाल, उभरती हुई दाढ़ी, मूंछों की रेखाएं। जी हाँ मित्रों, इस युवक का नाम था मोहन, जो कि यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर गांव का रहने वाला है। मोहन के माता पिता बेहद गरीब थे, जो कि गांव में मेहनत मजदूरी करके के अपनी किसी तरह जीवन का गुजारा करते थे। और कुछ साल पहले उसके पास खेती करने की 5 बीघा जमीन थी, जिसको कि उन्होंने मोहन को आगे पढ़ाने के लिए बेच दिया था। उस वर्ष मोहन का एडमिशन दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया था। पूरे 4 साल तक दिल्ली रह करके मोहन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया था और 4 साल के बाद उसने 80% अंकों से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर लिया था। पूरे गाँव और कॉलेज में मोहन का नाम का हल्ला हो गया था। बीटेक की डिग्री पाकर के मोहन काफ़ी हर्षित हो गया था, काफ़ी जो है कि एक्साइटेड हो गया था। वह एक क्वालिफाइड इंजीनियर बन चुका था। पर मित्रों, देश की कई सरकारी अर्ध सरकारी और प्राइवेट कंपनियों में उसकी नौकरी के द्वार तो खुल ही गए थे। उसके माता पिता ने बेटे की पढ़ाई के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। कठोर मेहनत व उम्र की मार के कारण वे बूढ़े और कमजोर हो गए थे। जल्दी से जल्दी नौकरी पर लग कर के मोहन माता पिता का सहारा बन जाना चाहता था। पर इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलने के बाद मोहन ने जब रोजगार की जंग को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी मित्रों। एक पद के लिए हजारों की भीड़, तीव्र प्रतिस्पर्धा होते हुए बंद कमरे में कारखाने, घटती जा रही नौकरियां, बेईमानी और भ्रष्टाचार। पिछले 2 वर्षों में उसने गेट, आईएएस, रेलवे, बैंक क्लर्क इत्यादि परीक्षाएं दिया था, साक्षात्कार दिए थे, परंतु आज तक उसे कहीं भी सफलता नहीं मिल सकी है मित्रों। बेरोजगारी के कारण वह हताश और निराश होने लगा था। उसका आत्मविश्वास अब टूटने ही लगा था। माता पिता की कमाई की रोटी खाने में भी अब उसे संकोच होने लगा था। आप समझ सकते हैं एक पीड़ा इस उभरती छवि को। लंबे समय से वह कठोर मेहनत कर रहा था और नौकरी पाने का हर संभव प्रयास कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे उसकी शिक्षा के आधार पर अभी तक रोजगार नहीं मिला था। मित्रों, वह निराश होने लगा था। तभी उससे एक दिन इस सरकारी कंपनी का कॉल लेटर प्राप्त हुआ था। एक उम्मीद के सहारे वह इस फैक्ट्री का इंटरव्यू देने के लिए दौड़ चला आया था।
कंपनी के द्वारा आयोजित 2 लिखित परीक्षाओं को भी वह पास कर चुका था और फाइनल इंटरव्यू के लिए चुने हुए 50 प्रत्याशियों में से उसे अपना स्थान बना दिया था। अब लंच के बाद इंटरव्यू शुरू हुआ और लगातार 4 घंटे तक का इंटरव्यू चलता रहा। तो यह इंटरव्यू देने के बाद अंदर ही अंदर उसका मन काफ़ी प्रफुल्लित हो रहा था। अब इंटरव्यू कमेटी में कुल 11 लोग थे, कंपनी के बड़े बड़े अधिकारी थे। तो इस कमेटी का चेयरमैन बहुत ही तेज तर्रार और कठोर व्यक्तित्व का था। वह उसे किसी देवता के समान ही प्रतीत हो रहा था। उसके जवाबों को सुन करके वह काफ़ी प्रसन्न हो गया था। वह उससे इतना अधिक प्रभावित हो गया था कि वह उसके जीवन के कुछ व्यक्तिगत प्रश्न भी पूछने लगा था। मिस्टर मोहन, तुम कितने भाई बहन हो तथा तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? तब मोहन बोलता है कि सर, मुझसे छोटी एक बहन है जो कि कॉलेज में पढ़ रही है। मेरे माता पिता गांव में मेहनत मजदूरी करते हैं और अपनी सारी जमीन जायदाद बेच करके उन्होंने मुझे इंजीनियर की डिग्री दिलाई है। अब मुझ बूढ़े और काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। तब बहन की विवाह की जिम्मेदारी भी मेरे ही कंधों पर है, इसलिए मुझे नौकरी की बहुत आवश्यकता है सर। अब मैं बेरोजगार बनकर भटकना नहीं चाहता हूँ सर। चेयरमैन के प्रश्न का उत्तर देते हुए वह इतना अधिक भावुक हो गया था कि उसके सामने उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए थे। उस मानवीय कल्पना को लंबे समय की बेरोजगारी ने उसे अत्यधिक कमजोर, दुर्बल और भीड़ बना दिया था। दोस्तों, इस भीषण दृश्य को शायद मैं भी बयां करने में काफ़ी ग्लानि फील कर रहा हूँ। नौकरी पाने के लिए अब तक वह सैकड़ों इंटरव्यू और परीक्षाएं दे चुका था, लेकिन कहीं भी उसे सफलता नहीं मिली थी। लगातार असफलताओं का मुंह देखने के कारण उसका जो आत्मबल था मोहन का, वो गिर गया था। वह हताशा और निराशा से जकड़ने लगी थी उसे। परंतु आज के इस इंटरव्यू ने उसके अंदर थोड़ी सी उम्मीद की नई ज्योति जला दी थी। अब उसके मन में बसे हुए सपने पूरे हो जाएंगे। वह बस अपने बूढ़े और बीमार माता पिता का सहारा बन जाएगा तथा धूमधाम से छोटी बहन का विवाह रचाएगा और एक दिन उसका स्वयं का घर भी बस जाएगा। वह इसी तरह के विचारों में डूबा हुआ था कि अचानक लड़के लड़कियों का शोरगुल सुनकर के चौंक पड़ा। सामने की नोटिस बोर्ड पर लगी भीड़ को देख करके मामला उसकी समझ में आ गया था कि आज के इंटरव्यू का परिणाम घोषित हो गया था तथा 10 चयनित अभ्यर्थियों के नामों की सूची नोटिस बोर्ड पर लग गई थी। यह देख करके मोहन काफ़ी रोमांचित हो उठा था। उसके दिल की धड़कन काफ़ी तेज हो गई थी और अपना बैग उठा करके वह खड़ा हो गया था तथा धीरे धीरे वह नोटिस बोर्ड की ओर कदम बढ़ाने लगा था और नोटिस बोर्ड के नज़दीक आकर के वह ठहर गया। और जैसे ही मोहन की नजरें बोर्ड पर लगी लिफ्ट को देखा, उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई थी। बाप रे, अवाक रह गया था वह मोहन। बोर्ड पर लगी लिस्ट को आंखें फाड़कर एक बार फिर उसने गौर से देखा। उसमें उसका नाम कहीं नहीं था। दोस्तों, क्या घड़ी थी, क्या समय था। उसका सिर चकरा गया, आंखों में अंधेरा छा गया। बड़ी ही कठिनता से उसने स्वयं के शरीर का संतुलन बनाए रखा था और उसे सामान्य होने में थोड़ा सा समय लग गया। आज फिर उसके साथ अन्याय हो गया था। हताशा होकर के वो फैक्ट्री की रिसेप्शन हॉल से बाहर निकल गया था। दिन अस्त हो गया था, चारों तरफ अंधेरा पसरने लगा था। सामने गुजरने वाले लेन पर रोड लाइटें जगमगाने लगी थी। रेलवे स्टेशन यहाँ से 10 किलोमीटर की दूर था और इसकी जेब में सिर्फ 100 का नोट पड़ा था। गांव जाने का ट्रेन का किराया और बैग को कंधे पर टांग करके वह पैदल ही रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ा। क्या मार्मिक घड़ी थी। बस शिथिल कदमों से चलता हुआ वह रेलवे स्टेशन के नज़दीक तो मोहन पहुंच गया। रात काफ़ी बीत गई थी। वह मोहन थक करके चूर हो गया था। अचानक उसकी दृष्टि महात्मा गांधी सर्किल पर पड़ गई। चौराहे के मध्य खड़ी महात्मा गांधी की कांसे की प्रतिमा को देख करके उसका मन भर आया। धीरे धीरे चलता हुआ वह गांधी जी के चरणों में आगे बैठा और बापू को प्रणाम करके वह बोला, हे बापू, देख, इस देश में तेरे बच्चों की क्या दुर्दशा हो गई है। मेरे जैसे हजारों लाखों बेरोजगार नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी रोजगार नहीं मिल रहा है। फैक्ट्रियां बंद हो रही है, बेईमानी और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। तू हमारी मदद कर बापू, तू हमारी मदद कर। बापू के चेहरे पर गंभीरता उतर आई, परंतु वे कुछ नहीं बोले। लाठी के साथ खड़े उसकी दुर्दशा को देखने लगे। शांत और खामोश उसके थके हुए शरीर को राहत मिली तो उसने अपना बैग खोला। उसमें से उसने कपड़े की एक पोटली बाहर निकाली तो उसे माँ और पिताजी की याद आ गई। जब वह घर से निकला था तब माँ ने 5-7 रोटियां एक पोटली में बांध कर बैग में रख दी थी। मित्रों, इस स्थिति को बयां करते हुए मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मैं क्या बताऊं फिर, क्योंकि वो बीती हुई बात है मित्रों। हर एक बेरोजगार की ही हालत है। फिर भी चलिए कंटिन्यू रखते हैं कहानी को। पिताजी ने उसके रेल के किराए के लिए किसी तरह से 200 रुपये का इंतजाम किया था। आज सुबह से ही उसने कुछ नहीं खाया था। भूख सताने लगी थी तो पोटली को खोल करके उसने एक रोटी निकाली और सूखी चबाने लगा।
माँ के हाथों की बनी रोटी उसे बहुत ही स्वादिष्ट लग रही थी और रोटी खा करके उसने पानी पिया। और गांव जाने वाली ट्रेन सुबह मिलेगी और आज की रात उसे बापू के चरणों में ही गुजार लेनी चाहिए। यह सब मन में विचार करके और बैग का तकिया लगा करके वह नीले पत्थरों के फर्श पर वहीं पर लेट गया। आधी रात हो गई। सहसा किसी ने उसे की टांगों पर डंडा फटकारा। शौक करके वह जाग गया। उसने आंखें खोली तो सामने 4 खाकी वर्दी वाले खड़े हुए नजर आए। डंडाधारी सिपाही कर स्वर में बोला, ये कौन है तू, क्या नाम है तेरा? पुलिस का दुर्व्यवहार देखकर उसके अंदर शासन और सरकार के प्रति आक्रोश भर आया। जिस प्रकार से पुलिस वाले ने प्रश्न किया था उसी प्रकार से उसने उत्तर दिया, बेरोजगार। मैंने तेरा काम पूछा है, नाम पूछा है, काम नहीं। सीधी तरह तू अपना नाम पता बता दे वरना हवालात में बंद कर दूंगा। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, बेरोजगार ही मेरा नाम है और बेरोजगारी ही मेरा काम है। यही मोहन का जवाब था। यह सुनकर के इंस्पेक्टर का क्रोध भड़क उठा। कठोर शब्दों में वह बोला शंभू सिंह अन्य हवलदार का नाम था। सीधी तरह जवाब नहीं देगा। मुझे तो यह कोई आतंकी देशद्रोही लगता है। उठा दो साले को और थाने में ले चलो, इसका ट्रीटमेंट वहीं होगा। इंस्पेक्टर का आदेश सुनकर के हवलदार और दोनों सिपाही हरकत में आ गए। तीनों ने मिलकर के उसे उठा लिया और चौराहे पर खड़ी जीप में ला डाला। थाने में लाकर के पुलिस वालों ने उसे लॉकअप रूम में बंद कर दिया। हे भगवान, क्या तेरा कुदरत का करिश्मा मालिक। आप देख सकते हैं कि रात भर हवलदार शंभू सिंह और दोनों सिपाही उसे मारते पीटते रहे, तरह तरह से टार्चर करते रहे, परंतु फिर भी उसने मुंह नहीं खोला। उसके होठों को गहरी खामोशी ने जकड़ लिया था एवं उसकी आंखों से आक्रोश की ज्वालाएं फूट रही थी। पुलिस के हर जुल्म को वह खामोशी से सहन कर रहा था। लेकिन सुबह के 4 बजते बजते उसकी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया। उसके शरीर की शक्ति समाप्त हो गई थी और वह बेहोश होकर के फर्श पर गिर पड़ा था। यह सूचना मिलते ही पुलिस इंस्पेक्टर दौड़ा चलाया। उसने फर्श पर बेहोश पड़े हुए युवक का निरीक्षण किया। फिर उसने हवलदार शंभू सिंह को युवक के बैग की तलाशी लेने का आदेश दिया। हवलदार ने युवक के बैग को खोला। बैग में एक फटी पुरानी चादर निकली, काले रंग की एक फाइल निकली और सफेद रंग के कपड़े की एक पोटली निकली। इंस्पेक्टर फाइल को खोल कर उसमें लगे कागज पलटने लगा। हवलदार शंभू सिंह ने कपड़े को जो है कि देखने लगे, उसके कपड़ों को देखने लगे और कपड़े की पोटली खुलते ही हवलदार चौंक पड़ा। ये देखिए साहब, इसमें तो सूखी रोटियां बंधी हुई हैं। पोटली में बंधी हुई सूखी रोटियों को देख करके इंस्पेक्टर के चेहरे पर गंभीरता छा गई और फर्श पर बेहोश पड़ी युवक के चेहरे को देखते हुए वह भारी शब्दों में बोला, शंभू सिंह, आज हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। यह लड़का हम सबसे काफ़ी अधिक पढ़ा लिखा है और यह युवक न तो आतंकी है और न ही देशद्रोही है और सच में यह तो एक बेरोजगार है। तुम लोग तुरंत इसको उसी स्थान पर छोड़ाओ जहाँ से उठाकर लाए थे। जल्दी करो, नहीं तो हम सबको बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। सुबह होते ही महात्मा गांधी सर्किल पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। गांधी जी के चरणों में एक दुबला पतला लंबा युवक मृत पड़ा हुआ। क्या दुखद घड़ी थी भाई साहब। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पर पहुंच गई। बड़े बड़े सरकारी अधिकारी वहां पहुंच गए। नेता और मंत्री वहां पहुंच के हाहाकार मचने लगा और एक खबर चारों तरफ फैलने लगी कि भूख और प्यास के कारण एक पढ़े लिखे बेरोजगार युवक का दम टूट गया है। मित्रों, उस मोहन इस दुनिया में अब नहीं रहा। इस दुनिया को छोड़कर चला गया, लेकिन अपने पीछे वो न जाने कितनों ही मोहन को एक सबक सिखा करके चला गया। मित्रों, यही एक मोहन नहीं है। आज हमारे इस देश में सैकड़ों करोड़ों लाखों मोहन जो है कि सड़कों पर दर दर इसी मोहन की तरह ठोकरें खा रहे हैं और काफ़ी अधिक पढ़ लिख करके भी नौकरी के लिए कितने जगह भटक रहे हैं और ठोकरें खा रहे हैं और सरकार इस पर के कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। तो मित्रों, आप लोग समझ सकते हैं कितनी विडंबना है, कितने दुर्दशा है और इस कहानी के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। जो भी साथी हमारी इस स्थिति से गुजर रहे हैं वो फीलिंग को समझ रहे होंगे। तो मैंने अपनी इस कहानी के माध्यम से आज की उभरती हुई इस बेरोजगारी को आपके साथ साझा किया। तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही मोटिवेशनल विचारों के लिए आप हमारी इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आप